अप्रैल 1971 के अंत आते तक भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना अध्यक्ष सैम मानेकशॉ से भारत के पाकिस्तान से युद्ध करने की तैयारी के बारे में चर्चा कर ली थी। सैम मानेकशॉ के निजी अभिलेखों के अनुसार उन्होंने अभी इस युद्ध के लिए दो कारणों से असमर्थता जताई थी। एक तो पूर्वी पाकिस्तानी क्षेत्र में मानसून के आने का समय था, दूसरा सेना के टैंकों का पुनरुद्धार कार्य प्रगति पर था। उन्होंने इस असमर्थता के कारण अपना त्याग पत्र भी प्रस्तुत किया, जिसे गांधी ने अस्वीकार कर दिया। हाँ, उन्होंने गांधी से ऐसे युद्ध में जीत का आश्वासन दिया कि यदि उन्हें आक्रमण उनके तरीके व शर्तों पर करने दिया जाए, वह एक तिथि सुनिश्चित की जाए, जिसे गांधी ने मान लिया। असल में इंदिरा गांधी जल्दबाजी में की गई सैन्य कार्यवाही के दुष्परिणाम से अवगत थी, किंतु वे अपनी सेना के विचार भी जानना चाहती थी, जिससे वे अपने मित्र मंडल के कई तीखे सहकर्मियों के उत्तर दे सके तथा जन समुदाय को भी शांत कर सके, जो भारत के उस समय के संयम रखने के निर्णय के समर्थन के लिए अति महत्वपूर्ण थे। नवंबर 1971 तक की परिस्थितियों को देखते हुए युद्ध अपरिहार्य सा प्रतीत हो रहा था, जिसके बारे में सोवियत संघ ने पाकिस्तान को चेतावनी भी दी थी। इस चेतावनी को उस समय पाकिस्तान की एकता और अखंडता के लिए आत्मघाती मार्ग कहा गया था। नवंबर 1971 के माह भर पाकिस्तानी रूढ़िवादी व अपरिवर्तनवादी राजनीतिज्ञों द्वारा उकसाए हुए हजारों लोग ने लाहौर और अन्य पाकिस्तानी शहरों में क्रश इंडिया मार्च निकाली। इस प्रतिक्रिया स्वरूप भारत ने अपनी पश्चिम सीमाओं पर वृहद स्तर पर भारतीय सेना के जमावड़े बनाना आरंभ कर दिए, किंतु उन्होंने दिसंबर तक शांतिपूर्ण प्रतीक्षा की, जिससे कि मानसून के वर्षाकाल उपरांत की भूमि शुष्क होकर अभियान हेतु सहायक जाए तथा हिमालय के दर्रों में हिमापत से आवाजाही अवरोधित हो जाए तथा चीन को बीच में घुसने की मार्ग ही ना सुलभ हो। 23 नवंबर को पाकिस्तानी राष्ट्रपति यहिया खान ने पूरे पाकिस्तान में आपातकाल घोषणा कर दी तथा अपने लोगों को युद्ध हेतु तैयार रहने का आह्वान किया। 3 दिसंबर की शाम लगभग 5:40 के आसपास पाकिस्तान वायुसेना ने भारत पाक सीमा से 300 मील दूर बसे आगरा सहित उत्तर पश्चिम भारत के 11 वायुसेना बेसेस पर अप्रत्याशित लिखित पूर्व हमले कर दिए। उसी शाम राष्ट्र के नाम एक संदेश में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि ये हवाई हमले पाकिस्तान की ओर से भारत पर युद्ध की घोषणा है, और उसी रात को भारतीय वायुसेना ने पहल जवाबी हवाई कार्रवाई भी कर दी। अगले दिन ही इन जवाबी हमलों को बृहद स्तर की हवाई आक्रमण में बदल दिया गया। इसके साथ ही 1971 के भारत पाक युद्ध का आधिकारिक आरंभ हुआ एवं इंदिरा गांधी ने सेना की टुकड़ियों को सीमा की ओर कूच करने के आदेश दिए तथा पूरे स्तर पर पाकिस्तान पर आक्रमण आरंभ कर दिया। इस अभियान में समन्वय बनाकर वायु, सागर एवं भूमि से पाकिस्तान पर सभी मोर्चों पर हमले बोल दिए गए। भारत के इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पूर्वी मोर्चे पर ढाका पर अधिकार करना एवं पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान को भारतीय भूमि में घुसने से रोकना था। पाकिस्तानी नौसेना भारतीय नौसेना के विरुद्ध गहरे सागर में आक्रामक युद्ध के लिए किसी भी स्थिति से सज्ज नहीं थी, ना ही भारतीय नौसेना के सक्रिय अतिक्रमण के सामने पर्याप्त सुरक्षा ही दे पाने में समर्थ थी। सन 1971 में 4 और 5 दिसंबर की रात को भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट का अंजाम दिया। उस समय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से पाकिस्तान के लिए
कराची बंदरगाह बहुत अहम था। दिल्ली स्थित भारतीय नौसेना के हेडक्वार्टर और वेस्टर्न नेवल कमांड ने मिलकर ऑपरेशन को अंजाम देने की योजना बनाई। इस ऑपरेशन का मकसद कराची में पाकिस्तानी नौसेना के अड्डे पर हमला बोलना था। भारतीय नौसेना के हमले में पाकिस्तान के 4 पोत डूब गए थे और 500 से ज़्यादा पाकिस्तानी नौसैनिक मारे गए थे। हमले में कराची हार्बर फ्यूल स्टोरेज को भी पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया था। इस ऑपरेशन में पहली बार एंटी शिप मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। इस हमले के बाद ही 8 और 9 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन पाइथन चलाया। इस दौरान भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाहों पर मौजूद जहाज़ों पर हमला किया था। इस दौरान एक भी भारतीय जहाज़ को नुकसान नहीं पहुंचा था। इस ऑपरेशन की सफलता के बाद से ही हर साल 4 दिसंबर को भारत में नेवी डे के रूप में मनाया जाने लगा। युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर भारतीय पूर्वी नेवल कमान ने वाइस एडमिरल नीलकांत कृष्णन के नेतृत्व में पूर्वी पाकिस्तान को बंगाल की खाड़ी में एक नौसैनिक अवरोध बनाकर पश्चिमी पाकिस्तान से एकदम अलग थलग कर दिया। इसे पूर्वी पाकिस्तानी नौसेना एवं 8 विदेशी व्यापारिक जहाज भी वहां फंस गए। 4 दिसंबर से विमानवाहक पोत INS विक्रांत को तैनात किया गया। पाकिस्तान ने बदले की कार्रवाई में PNS गाजी को भेजा, जो संदेहजनक परिस्थितियों में रास्ते में ही विशाखापट्टनम के निकट डूब गई। पाक नौसेना को हुई हानि में 7 तोपनावें, 1 माइन स्वीपर, 1 पनडुब्बी, 2 ध्वंसक, 3 गश्ती दल वाहक नावें, तटरक्षकों के 3 गश्ती जहाज, 18 मालवाहक आपूर्ति एवं संचार पोत, कराची बंदरगाह पर नौसैनिक बेसिस पर तथा डॉक्स पर हुए वृहद स्तर की हानियां थी। तटीय नगर कराची को भी काफ़ी हानि हुई। 3 मर्चेंट नेवी के जहाज अनवर बख्श, पासनी एवं मधुमती व 10 छोटे जहाज पकड़े भी गए थे। लगभग 1900 नौसैनिक लापता हुए, जबकि 1413 सवारत लोगों को भारतीय सेना ने ढाका में पकड़ा। एक पाकिस्तानी विज्ञ तारिक कली के अनुसार पाकिस्तान को अपनी पाकिस्तान मरीन्स के पूर्ण हानि हुई एवं लगभग आधी से अधिक नौसेना युद्ध में काम आ गई। भारत पाक सीमा की आखिरी पोस्ट लोंगेवाला पर उन दिनों पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन की एक कंपनी को तैनात किया गया था। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में तैनात इस कंपनी में 120 जवानों के पास बड़े हथियारों के नाम पर महज एक MMG, L16, 81 mm मोर्टार, तोप लगी एक जीप थी। इसके अतिरिक्त इस पोस्ट पर 4 सिपाहियों वाला BSF का एक ऊन दस्ता भी तैनात था। 3 दिसंबर की शाम को लगभग 5:40 पर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने आगरा सहित उत्तर पश्चिमी भारत की 11 एयरफील्ड्स पर हमला कर दिया। इस हमले की सूचना मिलने के साथ मेजर कुलदीप सिंह ने लेफ्टिनेंट धर्मवीर के नेतृत्व में 20 जवानों की पेट्रोल टीम को बॉर्डर पिलर पर भेज दिया। कुछ ही घंटों बाद लेफ्टिनेंट धर्मवीर ने मेजर कुलदीप सिंह को बताया कि 65 टैंक की एक मोबाइल इन्फेंट्री के साथ पाकिस्तान की बड़ी फौज लोंगेवाला पोस्ट की तरफ बढ़ रही है। मेजर कुलदीप सिंह ने तत्काल इस जानकारी को मुख्यालय कमांड से साझा कर एयरफोर्स सपोर्ट की मांग की। चूंकि रात होने वाली थी, लिहाजा अगली सुबह एक लोंगेवाला पोस्ट को एयर सपोर्ट मिलना संभव नहीं था। आर्मी मुख्यालय ने 2 विकल्पों के साथ आखिरी फैसला मेजर कुलदीप सिंह पर छोड़ दिया। पहला विकल्प पोस्ट पर कब्जा जमाए रखना था, जबकि दूसरा विकल्प पोस्ट की खाली छोड़कर पीछे हटने का था। लोंगेवाला पोस्ट पर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के साथ मौजूद 120 जाबाजों ने पोस्ट पर रुककर दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला किया। दुश्मन के टैंक की ताकत को खत्म करने के लिए एंटी टैंक माइंस की जाल बिछा दी गया
और एंटी टैंक गन को तैनात कर दिया गया। देखते ही देखते करीब 20 किलोमीटर लंबा दुश्मन की गाड़ियों का काफिला लोंगेवाला पोस्ट से कुछ ही दूरी पर एकत्रित हो गया। अब भारतीय सेना और दुश्मन बिल्कुल आमने सामने आ चुका था। 4 दिसंबर 1971 की रात करीब 12:30 बजे पाकिस्तान की तरफ से आर्टिलरी फायरिंग शुरू कर दी गई और पाकिस्तानी सेना के टैंकों ने लोंगेवाला पोस्ट की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही ये टैंक लोंगेवाला पोस्ट के करीब 30 मीटर की दूरी पर रह गए, भारतीय जाबाजों ने एंटी टैंक गन से पाकिस्तानी टैंकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दुश्मन के 2 शक्तिशाली टैंक धराशायी हो गए। भारतीय सेना को मिली इस पहली सफलता ने इस युद्ध को रुख बदल दिया। दरअसल 2 टैंक ध्वस्त होने से 2 बात हुई। पहली बात यह कि पाक सेना के अधिकारियों को लगा कि पूरे इलाके में लैंडमाइंस बिछी हुई है, लिहाजा उन्होंने सेना को लोहे की बाड़ से आगे जाने से रोक दिया। वही दूसरी बात यह हुई कि ध्वस्त हुए दोनों टैंकों की अठाग से पूरा इलाके में रोशनी फैल गई। अब ऊंचाई पर मौजूद भारतीय सेना पाक सेना को न केवल साफ साफ देख सकती थी, बल्कि उन्हें अपनी गोलियों के निशाने पर ले सकती थी। पाक सेना के जलते टैंकों की रोशनी की मदद से भारतीय सेना अब दुश्मन पर सटीक निशाना लगा सकती थी। मेजर चांदपुरी के नेतृत्व में भारतीय सेना मोर्टार, एमएमजी सहित दूसरे हथियारों से इतनी सटीक गोलीबारी कर रही थी कि संख्या बल और सैन्य संसाधन में कई गुना अधिक शक्तिशाली दुश्मन के पांव अपनी जगह पर जम से गए थे। पाकिस्तानी सेना की धमे हुए इन पैरों ने भारतीय सेना के जाबाजों को हौसले को कई गुना बढ़ा दिया। वहीं पाक सेना ने अधिकारियों को यह समझाने में करीब 2 घंटे का समय लग गया कि कटीले तारों की इस तरफ लैंडमाइंस नहीं बिछी हुई है। पाक सेना की इस नई समझ ने युद्ध को बेहद गंभीर बना दिया। अब गोलियों की बौछार के साथ साथ जवानों के बीच हाथापाई भी शुरू हो गई। बेहद सीमित संसाधनों के बीच युद्ध लड़ रहे भारतीय सेना की जाबाजों ने अपना राइफल की संगीन ने लोंगेवाला पोस्ट की दुश्मन की लाशों से पटाना शुरू कर दिया था। उधर सूरज की पहली किरण के साथ भारतीय एयरफोर्स के हंटर और मारुत लड़ाकू विमान मदद के लिए लोंगेवाला पोस्ट पहुंच चुके थे। इन लड़ाकू विमानों ने देखते ही देखते पाकिस्तानी टैंकों को एक एक करके ध्वस्त करना शुरू कर दिया। इस हवाई हमले में दोपहर तक पाकिस्तान सेना के 100 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां, 22 टैंक और 12 टैंक इन्फेंट्री बर्बाद हो चुकी थी। इस बीच रणभूमि में पहुंचे कैवलरी टैंक और 17 राजपूताना राइफल्स की जवाबी कार्रवाई ने पाक सेना की बची हुई ताकत भी समाप्त कर दी।